स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की वर्णमाला के बारे में। जी हाँ, हिंदी भाषा की वर्णमाला के बारे में। और ये जो वीडियो है ये विद्यालयी छात्र छात्राओं के अलावा विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए तो ये उपयोगी है ही सही। अगर आप लोग हिंदी के अध्ययन में रुचि रखते हैं या फिर आप किसी भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं जहाँ हिंदी का आपसे कोई सरोकार है, कुछ लेना देना है, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण क्या है। हम जब भाषा बोलते हैं तो हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ध्वनियाँ हम कई प्रकार की उच्चारित कर सकते हैं, फिर भी कुछ ध्वनियों को किसी भाषा विशेष में मानक स्थान प्रदान किया हुआ होता है और उन्हीं ध्वनियों को हम लिखते समय कुछ संकेताक्षरों, कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और ध्वनियों को निरूपित करने वाले ये संकेताक्षर, ये प्रतीक ही आपके वर्ण हैं। और हिंदी भाषा बहुत ही गजब की भाषा है, बहुत ही शानदार भाषा है। इसकी जो वर्णमाला है वो वर्णमाला बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जमी हुई है। वर्णमाला का तात्पर्य ही यही है कि वर्णों को एक विशेष व्यवस्था के तहत एक विशेष क्रम में जो आपके पास व्यवस्थित किया जाता है वही आपके पास वर्णमाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला में वर्णों के प्रकार की। वर्ण आपके पास मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। अब स्वर व व्यंजन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इनको परिभाषित करने के पास आपके पास दो तरीके हैं और पहले तरीके के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ध्वनियों का उच्चारण होता कैसे है। यदि हम ये सोचते हैं कि ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से या केवल जिह्वा से यानी कि जीभ से होता है तो ये सोचना गलत है। ध्वनियों के उच्चारण के लिए मानव शरीर में एक अच्छा खासा तंत्र बना हुआ है, एक पूरा सिस्टम है और वो सिस्टम आपके फेफड़ों से शुरू होता है। जी हाँ, आपके फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब श्वसन नली के माध्यम से होती हुई और स्वर यंत्री से टकराती हुई आपके मुख से बाहर निकलती है और इस बीच वो मुख के विभिन्न अंगों, विभिन्न अवयवों के संपर्क में भी आती है और इस प्रकार से आप अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो यदि फेफड़ों से निकलने वाली हवा यदि निर्बाध रूप से, निर्बाध का तात्पर्य है बिना किसी बाधा के, बिना किसी टकराव के स्वतंत्र रूप से बाहर निकल के वर्णों का उच्चारण करती है तो वे वर्ण आपके स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। और यदि फेफड़ों से निकलने वाली हवा को वर्ण के उच्चारण के समय किसी बाधा का सामना करना पड़ता है, वो निर्बाध रूप से बाहर नहीं निकलती है, तो फिर आपके व्यंजन उच्चारित होते हैं। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण को हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो आपके स्वर हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हम स्वर की सहायता से उच्चारण करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता का तात्पर्य क्या है? स्वर की सहायता का तात्पर्य समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई शब्द आप यहाँ पर लिखते हैं उल्का, तो इस उल्का में आप इस ल को, जिसे हम आधा ल कहते हैं, सामान्यतः जिसे हम आधा ल कहते हैं, वैसे आप बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे सिर्फ ल वर्ण बोलने को कहा जाए तो आप उसके उच्चारण को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, आपको उसके उच्चारण में अ की मदद लेनी होगी। आप आधा ल जो आप कहते हैं उस भाषा में आप आधा ल उच्चारित नहीं कर सकते, आपको ल में अ की मदद से, ये जो ल आप बोलते हैं इसका वास्तविक स्वरूप ये होता है। और अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो किसी स्वर की इसमें मात्रा लगी होगी। तो व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से अ की आवश्यकता होती है। ये आपके पास व्यंजन होते हैं। अब हम हिंदी भाषा के स्वरों की बात करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव जैसा कि संस्कृत से हुआ है और संस्कृत में जितने स्वर आप अभी पढ़ते हैं उससे ज़्यादा स्वर उपस्थित थे, लेकिन हिंदी भाषा में मानक रूप में जो स्वर आपके पास हैं उन स्वरों को हम यहाँ व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं। पहला स्वर है आपका अ, दूसरा स्वर है आपका आ, तीसरा स्वर है आपका ई और ई। हम लोग सामान्यतः इन्हें छोटी ई और बड़ी ई कहते हैं। वास्तव में इन्हें छोटी बड़ी कहना आवश्यक नहीं है, इनका उच्चारण ही अलग अलग होता है। ई और ई ये आपके पास थोड़ा सा अधिक समय लेता है। उसके बाद आपके पास है उ और उ, तत्पश्चात री। इसके बाद आपके पास है ऐ, ऐ, ए और ऐ में आप अंतर समझेंगे, ए ऐ। इसी प्रकार से ओ और औ। ये आपके स्वर हैं जिनकी संख्या है आपके पास 11।
वर्तमान काल में कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ नहीं बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये जो री है इसे स्वर न माना जाए, क्योंकि इसका उच्चारण हम स्वर की तरह नहीं करते हैं। जो परिभाषा अभी आपको बताई गई थी उस परिभाषा के हिसाब से इसका उच्चारण हम जब री की तरह करते हैं तो ये स्वर की तरह उच्चारित नहीं होता है और इसे स्वर नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। परंतु हम कुछ और बातों पर गौर करते हैं। पहली बात कि इसका उच्चारण हम री क्यों करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो आज से बहुत ही वर्षों पहले प्रयुक्त की जाती थी आम बोलचाल की भाषा के तौर पर, हो सकता है कि इतने वर्षों में मनुष्य के जो वाग अवयव हैं, जो आपके पास उच्चारण तंत्र है, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन आया है या मनुष्य के व्यवहार में बोलने के तरीकों में कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि हम इसका जो शुद्ध उच्चारण जो कि प्रारंभिक अवस्था में रहा होगा उस उच्चारण से अनभिज्ञ है और वो उच्चारण हम नहीं कर पाते जो कि एक स्वर की तरह किया जाता था और आज इसका उच्चारण इस रूप में सीमित रह गया है। लेकिन क्या इससे व्यंजन मान लेना चाहिए? तो फिर आपके सामने एक समस्या पैदा हो जाती है कि हिंदी में कई ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनमें इसे मात्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृपा, कृषि, ग्रह, और मात्रा तो केवल स्वर की लगाई जाती है। तो फिर री को व्यंजन मानने से कई शब्द आपके सामने एक समस्या खड़ी कर सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि जब हम संधि प्रकरण में स्वर संधि पढ़ते हैं तो री को व्यंजन मान लेना आपके लिए एक अच्छी खासी समस्या बन सकता है। तो री का उच्चारण भले ही व्यंजन की तरह किया जाता है लेकिन उसे स्वरों में स्थान प्राप्त है। इन स्वरों में अ, ई, ओ और री को मूल स्वर की श्रेणी में रखा गया है। मूल स्वर की श्रेणी में इसलिए रखा गया है कि संधि प्रकरण में जब आप स्वर संधि पढ़ेंगे तो किन्हीं भी संधियों के उपरांत ये आपके पास परिणाम के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि शेष आपके पास जो स्वर हैं वो अन्य स्वरों के मिलने से निर्मित हो सकते हैं और होते हैं। तो इसलिए आपके अ, ई, उ और री को मूल स्वर की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहने का कारण यह है कि इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है और अन्य जो उच्चारण है वो आपका जो स्वर है उनके उच्चारण में हमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। आ, ई, आई, औ, इस तरह से। तो ये आपके पास दीर्घ स्वर हैं। उच्चारण के जिस समय के अंतर की मैं बात कर रहा हूँ वो समय का अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो समय का अंतर सेकंड्स में भी नहीं होता है, वो समय का अंतर बहुत ही थोड़ा है जिसकी गणना हम मिली सेकंड्स में कर सकते हैं। पर बहुत गहराई से आपको बात को समझना होगा कि अ, ई, उ और री के उच्चारण की तुलना में शेष स्वरों में हमें अधिक समय लगता है जो कि आपके दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे गए हैं। और कई पुस्तकों में आपको ये बचे हुए 7 स्वर जो आपको हैं वो दीर्घ स्वर कहे जाएंगे। लेकिन दीर्घ संधि पढ़ते वक्त आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन में ना आए। दीर्घ संधि में केवल इससे, इससे और इससे ही संबंधित बात आपको सोचनी है जो कि परिणाम में हमें प्राप्त होते हैं। और दीर्घ संधि हम यहाँ संधि के बारे में अधिक बात नहीं करना चाहते, पर हम स्वरों का जो आपका एक कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसे हम समझना चाहते हैं। तो दीर्घ संधि में आप देखेंगे कि आपके पास अ और अ से मिलकर आ बन सकता है, ई और ई से मिलकर ई बन सकता है और उ से मिलकर उ बन सकता है। तो इन्हें मुख्यतया दीर्घ स्वर हैं उनकी श्रेणी में रखा गया है और बाकी जो आपके हैं इन्हें हमें संयुक्त स्वरों की श्रेणी में रखा गया। फिलहाल अधिकतर पुस्तकों में आपको दीर्घ स्वर में ये 7 आपके स्वर आपको मिलेंगे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बचपन में हमने पढ़ा अंग अह, वो अंग अह क्या स्वर है, उन्हें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। वर्तमान जो मानक हिंदी है उनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इन्हें इनके उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। उच्चारण स्थान की बात हम आगे करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपके पास यहाँ पर व्यंजन जिस क्रम में है उन व्यंजनों को यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके जो व्यंजन हैं वो हैं आपके क,
ख, ग, घ, ञ। इन पांचों को क वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें क वर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपके पास च, छ, ज, झ, ञ। इन्हें च वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से आपके पास है ट, ठ, ड, ढ, ण। यह आपका ट वर्ग है। और इसके बाद आपके पास त, थ, द, ध, न जो आपका त वर्ग है। और प, फ, ब, भ और म आपका म वर्ग है। ये आपके पास संख्या में कुल 25 होते हैं जिन्हें वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे य, र, ल, व, जो कि आपके पास अंतःस्थ माने जाते हैं। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। और उसके बाद आपके पास है श, श, स और फ। इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है वो अभी आपको जब हम उच्चारण स्थानों की बात करेंगे तब आपको हम ये विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जिन्हें कि मिला के लिखा जाता है। अच्छा, आपके श, श, स और ह को हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। सबकी बात करने वाले हम लोग डिटेल से आगे। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो आप देख सकते हैं आपके पास वर्गों के जो वर्ण हैं वो है आपके पास 25। उसके बाद 4 आपके पास अंतःस्थ व्यंजन है, 4 आपके पास ऊष्म है और 4 आपके पास यहां पर संयुक्त व्यंजन है। इनके अलावा आपके पास जो स्वरों का वर्णन करते समय बात कही गई थी, अंग और अह, जिन्हें पहले स्वर की श्रेणी में पढ़ाया जाता था छोटी कक्षाओं में, तो वो जो है आपके, वो दोनों आपके अनुस्वार और विसर्ग के नाम से, जी हाँ, ये है आपका अनुस्वार और ये है आपका विसर्ग के नाम से इनको अलग रखा गया है। अनुस्वार और विसर्ग की एक विशेषता है कि इनका प्रयोग स्वर के बाद ही किया जाता है। यहाँ अ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, इसका तात्पर्य आप ये ना समझें कि केवल अ के ऊपर ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दूसरे स्वरों के ऊपर भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इंगित, तो भी अनुस्वार का प्रयोग ई के ऊपर किया जा सकता है। ये अनुस्वार जो है वास्तव में ये आपके पास वर्ग के 5वें नंबर के जो वर्ण हैं, इनका एक विशेष रूप है, इनकी एक विशेष अवस्था है। और विसर्ग का प्रयोग भी आपके पास संस्कृत मूलक जो शब्द हैं, आपके संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, उन तत्सम शब्दावली में आपके पास विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद 2 वर्ण आपके ऐसे हैं जो संस्कृत से आए हुए नहीं हैं और वो हिंदी में ही प्रचलित हुए हैं, और वो आपके पास हैं ड़ और ढ़, जिसमें ड और ड के नीचे हम एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके पास उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात या फिर द्विगुण व्यंजन आपके कहलाते हैं। जी हाँ, उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके पास हिंदी की वर्णमाला है। इसके अलावा जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कई तरह की बातें लिखी होंगी, जैसे विदेशी शब्द, विदेशी आगत व्यंजन, आगत वर्ण,
और ये शब्द जो है आपके पास हिंदी में आजकल बहुतायत से जो विदेशी शब्द बोले जा रहे हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस वीडियो को हम फिलहाल इन जो हिंदी के शुद्ध हिंदी के आपके पास है उन तक ही हम सीमित रखेंगे। और जब आप गिनती करेंगे वर्णों की, वर्णमाला के वर्णों की गिनती करेंगे तो भी हम इन्हीं की गिनती करते हैं। अब आप कहेंगे कि जो आगत व्यंजन, आगत वर्ण, आगत स्वर आपके पास है उनकी हम गणना क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अगर किसी व्यवस्था के तहत एक 4 पहिया गाड़ी में हम एक स्टेपनी लगा देते हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि गाड़ी 5 पहिए की हो गई है, गाड़ी आपकी 4 पहिए की ही है। तो विदेशी शब्दों के उच्चारण के लिए हमने आगत वर्णों को स्वीकार किया है, परंतु हिंदी की मानक वर्णमाला के अंतर्गत गणना में आपके ये वर्ण ही आपके सामने होंगे। इसमें आपके पास 11 स्वर हैं। आपके पास हर वर्ग में जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्ग में आपके पास 5-5 वर्ण हैं, तो 25 वर्ण आपके पास ये हैं। 4 आपके पास अंतस्थ व्यंजन है, 4 आपके पास ऊष्म व्यंजन है और 4 आपके पास संयुक्त व्यंजन है। इन 3 चीज़ों की हम बात करते हैं, इनके नाम जो है अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त इन्हें क्यों कहा गया है? अंतस्थ, जब आप इनका सही तरीके से उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो व्यंजन है मुख के अंदर ही रह गए हैं। आप महसूस करें, आप अनुभव करें इस चीज़ को। इनका उच्चारण करते समय य, र, ल, व और शेष व्यंजनों का आप उच्चारण करें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुख के अंदर ही ये व्यंजन छूट गए हैं, वहीं रह गए हैं। तो ये आपके अंतस्थ यानी कि अंदर स्थित व्यंजन आपके कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन से तात्पर्य क्या है? ऊष्म मतलब होता है गर्म, गर्मी। आप देखते हैं कि सर्दी के दिनों में हम अपने हाथों को गर्मी देने के लिए इस तरह से हाथों को रगड़ते हैं और रगड़ने से यानी कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो जब हम श, स और ह का उच्चारण करते हैं तो जो फेफड़ों से निकलने वाली हवा है वो हवा मुख में इस प्रकार से घर्षण करती है जैसे उससे ऊष्मा उत्पन्न हो। यहाँ आप ऊष्मा की ये मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि आप थर्मामीटर लेकर उसे नाप सके। जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय की बात कर रहे हों, चाहे हम उत्पन्न ऊष्मा की बात कर रहे हों, इसकी मात्रा इतने कम मात्रा में हम इनकी बात कर रहे हैं जिसे आप सामान्यतः हो सकता है कि अनुभव न कर पाएं। लेकिन अगर आपने विज्ञान पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि हमारे पास छोटी से छोटी किसी चीज़ की मात्रा के परिवर्तन को भी नापा जा सकता है, महत्व दिया जा सकता है। चाहे वो आपके पास इस ऊष्मा को आप कैलोरी के बजाय मिली कैलोरी, माइक्रो कैलोरी में नापें, पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन ये इसलिए हैं क्योंकि इनका जो आपके पास निर्माण हुआ है वो 2-2 वर्णों के आपके पास संयोग से हुआ है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कि किन किन वर्णों से, किन किन व्यंजनों से ये संयुक्त हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थानों की। तो सबसे पहले आप उच्चारण स्थानों को समझिए कि आपके उच्चारण स्थान क्या क्या है। हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है ध्वनि का उच्चारण करने के लिए, वो हमारी श्वास नली के माध्यम से हमारे मुख तक आती है। तो ये आपका यहाँ पर आपके कंठ में बिल्कुल आपके जहाँ पर हम गले का जो शुरुआती भाग है आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ से आपकी क की आवाज़ आती है। क से कंठ आपको याद रखना है, क से कंठ। और क की आवाज़ के समय जिस गले के ऊपरी जिस हिस्से पर आपको दबाव पड़ता हुआ महसूस हो रहा है वो आपका कंठ है। कंठ के ऊपर मुख के अंदर का कंठ के ऊपर का जो भाग होता है वो आपके पास तालु है, उससे ऊपर का भाग आपके पास मूर्धा है और मूर्धा से ऊपर का भाग आपके पास जो है वो दंत है। दंत को भी फिर आगे अलग भागों में बांटा जा सकता है जो हम बात करेंगे। और उसके बाद आपके मुख के बाहर के हिस्से में आपके हैं होंठ, जिन्हें की शुद्ध संस्कृत में ओष्ठ कहा जाता है, और आपकी नासिका जो कि उच्चारण में कई वर्णों के उच्चारण में सहयोग करती है। स्वर और व्यंजन को जब हम उच्चारित करते हैं या किसी भी उच्चारण के लिए हमारी जीभ एक विशेष भूमिका उसमें निभाती है। जीभ का अंतिम भाग जो कि नीचे आपके पास इस स्वर यंत्री के नीचे जुड़ा हुआ रहता है, इस कंठ के ठीक पीछे आपका एक कंठ का बिल्कुल पिछला हिस्सा आपके पास है, वो आपका काकल या अली जिह्वा जिसे हम कहते हैं, ये है आपका अली जिह्वा।
या काकल। तो अब हम उच्चारण की बात करते हैं कि किस स्थान से किन वर्णों का उच्चारण होता है। सबसे पहले आपका अली जिह्वा, अली जिह्वा आपका यानी कि जो आपका काकल है वहाँ से हम ह का उच्चारण करते हैं। ये आपके पास ह है। अगर आप ह को सही तरीके से बोल के देखेंगे तो कंठ के भी थोड़ा सा नीचे से, मामूली से नीचे से आपके पास ह का उच्चारण किया जाता है, ह। उसके बाद हम आते हैं कंठ पे। कंठ से आपके जो उच्चारण किया जाता है, आपका पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, ज्ञ। इसका उच्चारण किया जाता है। यहाँ में पांचवा वर्ण जो आपका है, ये आपके पास पांचवें वर्ण है। इन पांचवें वर्णों के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि आपका जो उच्चारण स्थान है उसके अलावा नाक भी इसमें सहयोग करती है और नाक से भी आपके हवा का निर्गम होता है। तो आपके पास कंठ स्थिति से क, ख, ग, घ और उसके साथ नासिका को अगर हम प्रयोग करें तो ज्ञ का उच्चारण होता है। इसके अलावा स्वरों में अ और आ, प्रारंभिक रूप में जो आपके स्वर हैं अ और आ, और आपका जो क वर्ग है, इन दोनों का उच्चारण आपके पास कंठ से होता है। कई पुस्तकों में इस कंठ अवस्था को कोमल तालु के नाम से आपको बताया जाएगा। तो कोमल तालु से उच्चारण और कंठ से उच्चारण आपका एक ही चीज़ है। और इसके अलावा आपका जो विसर्ग है उस विसर्ग का उच्चारण भी इसी स्थान से किया जाता है, क्योंकि विसर्ग का जो वर्तमान में उच्चारण होता है उसमें ह की ध्वनि आपके पास सम्मिलित होती है और ह का उच्चारण हम इसके ठीक पीछे से यानी कि अली जिह्वा से यानी कि काकल से कर रहे हैं। उसके बाद है आपका तालु। तालु से उच्चारण करते समय हम ये देखेंगे कि आपके जो दोनों अगले स्वर हैं अ और आ के बाद ई और ई, इनका उच्चारण भी तालु से किया जाता है। और आपका जो दूसरा वर्ग है च वर्ग, उस च वर्ग का उच्चारण तालु से किया जाता है। इसके अलावा आपके अंतस्थ जो आपके व्यंजन है उसमें पहला व्यंजन है य। इस य का उच्चारण भी तालु से किया जाता है। और आपका जो पहला श है, फिर श का उच्चारण भी आपका तालु से किया जाता है। मैं आपको दोनों के उच्चारण के बारे में बता दूं कि अक्सर लोग इस दुविधा में रहते हैं कि इनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। आप जिस स्थान से च बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसी मुख के अंदर उसी स्थान से इस श का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो आप इसका सही उच्चारण कर पाएंगे। अगला उच्चारण स्थान है आपके पास मूर्धा। मूर्धा से जो हम उच्चारण करते हैं तो मूर्धा से हमारा उच्चारण होता है हमारे स्वरों में री का। री का उच्चारण मूर्धा से करते हैं। साथ ही व्यंजनों में आपका जो ट वर्ग है, इस ट वर्ग का उच्चारण आपका मूर्धा से किया जाता है। और इसके अलावा हम र और श, आपके अंतस्थ में जो दूसरा नंबर है, आप लोग क्रम को ध्यान से देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा। र और श का उच्चारण भी आपका मूर्धा स्थिति से ही किया जाता है। अगर जिस स्थान से आप ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं मुख के अंदर, वहीं से आप इस श को उच्चारित करें तो आपका ये श आपका सही उच्चारित हो सकता है। और ड और ड से जो ड और ढ से आपके जो ड़ और ढ बने हैं उनका उच्चारण भी इसी स्थान से होता है। बस जीभ की जो गति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन के हिसाब से इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है, क्योंकि जीभ को थोड़ा सा घुमा के झटके से आगे फेंका जाता है, तब आपके पास ड़ और ढ का उच्चारण होता है, जिसे ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन हम कहते हैं। अगला उच्चारण स्थान है आपके पास दंत। दंत यानी कि जीभ को दांतों, जीभ की नोक को दांतों से स्पर्श करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो आपके पास दंत्य व्यंजन है आपके पास। और इन दंत्य व्यंजनों में आपके पास है अगला त वर्ग। त व्यंजन दंत्य स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजन आपके पास है पूरा का पूरा आपका त वर्ग। आपका त वर्ग दंत्य स्थान से उच्चारित होता है। उसके बाद त वर्ग के बाद आपके पास ल और स, ल और स, जी हाँ, ये दोनों व्यंजन आपके जो हैं वो दंत्य स्थान से उच्चारित होते हैं। अब अगर आपको उच्चारण स्थान की जानकारी हो गई है तो इन तीनों का आप सही तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। अब दंत्य स्थान जो है आपका, उसमें हम थोड़ा सा डिटेल से जाते हैं। कुछ पुस्तकों में इस दंत्य भाग जिसे हमने यहाँ पर अंकित किया है उसे भी और डिटेल में विभाजित कर दिया गया है। आपके दांत की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है।
इस दांत की जड़ गहराई तक मसूड़े के अंदर गई हुई होती है और ये दांत का जो जड़ को छोड़कर बाकी भाग है वो आपका बाहर होता है और जड़ आपकी पूरी मसूड़े से आपकी आवृत होती है और अंतिम भाग जो है इसका ये मूर्धा स्थान तक पहुंच जाता है। यानी कि आपका जो दांत की जो आपकी जड़ है वो जब खत्म होती है तो उसके बाद आपका मूर्धा स्थान वहां पर प्रारंभ हो जाता है। मसूड़े को हम वर्त्स्य, मसूड़े का जो उच्चारण स्थान है उसे हम वर्त्स्य स्थान कहते हैं। तो कुछ बुक्स में आपके पास थोड़ा सा कुछ वर्णों को लेकर कंफ्यूजन होता है, जैसे कि न का उच्चारण जब आप त थ द ध का उच्चारण करेंगे, त थ द ध का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपकी विशेष आपको ये उच्चारण स्थान आपको प्रमुखता से प्राप्त होगा कि यहाँ से उच्चारण किया जा रहा है या जीभ की स्थिति आपकी यहाँ पर स्पर्श कर रही है। लेकिन जैसे ही आप त थ द ध के बाद न बोलेंगे आपकी जीभ थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी इस स्थान पर, तो ये आपके पास मसूड़ा है। तो कुछ पुस्तकों में आपको न का जो उच्चारण स्थान है वो वर्त्स्य भी मिलेगा। इसके बाद का दूसरा जो आपका कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न होता है र को लेकर। अभी हमने र को आपके मूर्धन्य स्थान में यानी कि मूर्धा के स्थान में कहा था, लेकिन र का जो उच्चारण होता है वो वास्तव में इस मूर्धा के और दंत मूल के बिल्कुल ऐसी जगह से होता है जहाँ की उनमें विभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो दंतमूल वाले स्थान पर आपकी जिह्वा वहाँ पर स्पर्श कर रही है या मूर्धा वाले स्थान पर कर रही है, दोनों का संधि स्थल होता है। इसलिए कुछ पुस्तकों में आपका जो र का उच्चारण है वो दंतमूल के रूप में भी आपको मिल सकता है। इस तरह के किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति में आप किसी भी प्रमाणिक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। विशेषतः आपकी जो NCERT की कोई प्रमाणिक पुस्तक है तो आप उसका अध्ययन करें। थोड़ा थोड़ा भेद आपको अलग अलग पुस्तकों में मिल सकता है और क्या कारण है ये हमने आपको यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगला आपका स्थान है ओष्ठ यानी कि आपके होंठ, और ओष्ठ यानी कि उच्चारण के समय जब हम होठों का प्रयोग विशेषता से करते हैं या दोनों होठों को मिलाकर हम उच्चारण करते हैं तो आपके पास ये उच्चारण किन व्यंजनों के या किन स्वरों के होते हैं, तो उसके लिए आपके पास आपका जो ओष्ठीय स्थान है उससे आपके स्वर उच्चारित होते हैं उ और उ। और उ और उ स्वरों के अलावा आपके व्यंजन है प फ ब भ म। आप बोल के देखिए प फ प भ म, तो आपको दोनों होठ मिलते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार जब आप उ और उ बोलेंगे तो आपके होठों की सक्रियता बढ़ जाएगी और इनका उच्चारण आपका ओष्ठीय स्थान से होता है। अब हमारे जो व्यंजन इसमें बच गए हैं उनके उच्चारण स्थान क्या होंगे? क्या उनके उच्चारण स्थान जो हमने अभी तक चर्चा की है उसमें नहीं है? ऐसा नहीं है। इनके उच्चारण जो होते हैं दो स्थानों को मिलाकर, दो स्थानों को प्रमुखता देकर इनका उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे कि एक तो व बचा हुआ है, व का उच्चारण कहाँ से होता है? तो वो का उच्चारण जो है आपका दांतों और होठों दोनों को मिलाकर आपके पास व का उच्चारण किया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया आपके पास दंतोष्ठ। उसके अलावा आपके ऊपर स्वर बचे हुए हैं, आपके पीछे के जो संयुक्त स्वर हैं ए ऐ ओ औ, ये आपके बचे हुए हैं। तो ए और ऐ का उच्चारण जो आपका किया जाता है, आपका ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों अवस्थाओं से संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ये उच्चारण स्थान है आपके पास कंठ तालव्य। इसी प्रकार से आपका ओ और औ का जो उच्चारण है वो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है। आप बोल के देंगे ओ औ, तो कंठ और ओष्ठ दोनों की, तो आपके पास ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा आपके पास कंठोष्ठ। अब है आपके संयुक्त व्यंजन की, संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होगा? तो संयुक्त व्यंजनों की अगर आप संरचना समझ लेंगे तो फिर आप उनके उच्चारण को समझ सकते हैं कि जिन व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बने हुए हैं उसी प्रकार से उनका उच्चारण होगा। तो आपका जो क्ष है, क्ष, ये आपका क और श से मिलकर आपका बना हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान इसी के अनुसार होगा, क और श के उच्चारण स्थान के अनुसार। उसी प्रकार आपका त्र जो है ये त और र से मिलकर बना हुआ है, तो इनका उच्चारण स्थान इनके अनुसार होगा। और ये आपका जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं और ये किन से मिलकर बना हुआ है। वास्तव में जो इसकी संरचना है उसमें ज और य आपके पास जो है ये है आपके पास च वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण ज और य के संयोग से ये बना हुआ है। लेकिन प्रचलन में जो इसका
उच्चारण है वह उच्चारण ज्ञ की तरह होता है, तो इसका उच्चारण स्थान हमें इसी तरह से देखना होगा। लेकिन ये प्रतियोगी की परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही आपके पास महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि ये ज्ञ किन व्यंजनों के योग से बना हुआ है। और आपका जो श्र है, श्र आपका श और आपका र से बना हुआ है और इन्हीं के हिसाब से इसका उच्चारण स्थान होगा। व्यंजनों को लेकर बहुत सी बातें हैं। व्यंजनों को लेकर आपके श्वास प्रवास का जो आपका समय होता है, या व्यंजनों को लेकर हमारे जो और भी वर्गीकरण हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक, लुंठित, इन सब की चर्चा हम एक दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यही सीमित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें आपको कोई भी कमी भी दिखी हो तो आप बेशक हमें कमेंट्स में लिखें। हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ इस प्रकार के बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे वीडियो देखने वाले लोगों की समय की बर्बादी होने के बजाय उनके समय का सदुपयोग हो। इस वीडियो पर मिलने वाले आपके कमेंट्स या आपके रिस्पॉन्सेस के अनुसार हम अगला वीडियो इसी व्यंजन आपके टॉपिक को लेकर आएंगे और डिटेल से हम उसमें बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी जानकारी एकत्रित करके आपके पास ज्ञानवर्धक वीडियो हम लोग यहाँ पर निर्मित कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।